रुक करेंगे करनाल का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पहुंचे हैं शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए और अभी अपना संबोधन दे रहे हैं। उनका उद्घाटन एक साथ किया था, उसका भी 229 करोड़ रुपए की लागत आई थी। एक साथ बहुत सी व्यवस्थाएं वहां दी गई थी। इस बार हमने बजट भी, कल ही जो बजट की घोषणा की है, स्वास्थ्य के नाते से 24% की बढ़ोतरी करके और ये 9,500 करोड़ रुपए का बजट पहली बार इस बार किया है, ताकि हमारे इलाज के नाते से इन व्यवस्थाओं में, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, इसमें किसी प्रकार की कमी न रहे। इसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। हरियाणा में एक योजना और हमने शुरू की, निरोगी योजना। आयुष्मान तो है, जब बीमार हो जाए इलाज के लिए व्यक्ति संस्थान में, हॉस्पिटल में जाता है, इलाज होता है, उसका खर्च उसको नहीं करना पड़ता 5 लाख रुपए तक। लेकिन निरोगी योजना यह है कि एक ठीक ठाक आदमी, स्वस्थ आदमी अपना काम सामान्य कर रहा है, उसके कुछ टेस्ट कर लिए जाए और टेस्ट करने के बाद पता तो लगे कि कहीं इसको कोई प्रारंभिक बीमारी हो तो नहीं गई। कई बार व्यक्ति लापरवाही या उसको जानकारी नहीं होती, इसलिए चलता रहता है, और जब जो बीमारी होती है किसी एक फेज में, ऐसे फेज में पहुंच जाती है जब शरीर को कष्ट होना शुरू होता है, तब व्यक्ति जाकर के इलाज कराता है। तो हमने ये भी अब शुरू किया कि इस 2 वर्ष के अंदर प्रदेश के हर नागरिक का, पहले गरीब नागरिक, उसके बाद सामान्य नागरिक की, सब उनका ये टेस्ट ये करवाया जाएगा। अभी तक कुल मिलाकर 2,26,00,000 लैब टेस्ट, व्यक्तियों की कितनी संख्या है ये तो इसमें मेरे पास नहीं है, लेकिन इतने टेस्ट हमारे लैब्स ने, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो किए जा चुके हैं। और उसका एक डाटा ये भी हम प्रिजर्व करते हैं कि उस डाटा के आधार पर उसका इलाज भी आगे कोई डॉक्टर करना चाहे तो कर सके। उसका एक डाटा बैंक, एक कार्ड इस रास्ते से बनाया जाता है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि 17,000 बच्चे ऐसे निकले हैं 0 से 6 साल के, जिनको कोई ना कोई छोटी मोटी कमी ये ध्यान में आई है। उन सब 17,000 की जो प्रारंभिक उनकी आवश्यकता है उसके इलाज की, उसके शरीर के नाते से कोई कमी, उसको दूर करने के लिए उनको एडवाइस कर दिया गया है। तो बच्चे भी अगर प्रारंभिक स्टेज में अगर नहीं ध्यान करेंगे तो आगे चल करके उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, कद छोटा रह जाएगा, वजन कम हो जाएगा, किसी बीमारी से ग्रसित होकर के कोई उसकी पीड़ा बाद में होगी। तो इसलिए निप द एविल इन द बड, अगर ये हम सिद्धांत अपनाएंगे तो स्वस्थ रहने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हमने बीमारी का इलाज, हमारी जो एलोपैथी साइंस है बहुत तरक्की कर गई, बहुत आगे तक बढ़ गई है, चाहे मेडिसिन हो चाहे सर्जरी हो। लेकिन बंधुओं, एक विधि अपने देश की प्राचीन विधि, वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद में भी हमने बहुत प्रगति की है। आयुर्वेदिक का मूल मंत्र होता है कि उसको निषेधात्मक चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को, ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी है। व्यक्ति स्वस्थ कैसे बना रहे, वो स्वस्थ कैसे रहे, बीमार न पड़े, इसके लिए आयुर्वेद विधि को भी, देश की प्राचीन विधि है, इसको में आगे बढ़ा रहे हैं। अभी अभी कल ही हमने घोषणा की है कि गांव-गांव में जो व्यायामशालाएं हमारे यहाँ जो बनी हैं, उन व्यायामशालाओं के साथ एक 3 कमरे का छोटा सेट बना करके वेलनेस सेंटर, उस वेलनेस सेंटर में जो आयुष्मान, जो हमारे योग सहायक है, उन योग सहायकों को और कुछ नहीं तो डाइटिशियन का एक कोर्स करा करके, जैसे हमारी नानी दादी पहले बताया करती थी कि बेटा ये खाना, ये नहीं खाना, इसके ये खा करके इसके बाद ये नहीं खाना, ये परहेज रखे जाते थे। आज हम सब परहेज भूल गए हैं। आज तो सायंकाल दही भी खाएंगे, उसके बाद फिर दूध भी पी लेंगे। अब ये दाल कौन सी खानी है, उसके बाद दूध कौन सा पीना, पानी कम पीना का ज़्यादा पीना, खाने से पहले पीना के बीच में पीना के बाद में पीना, इनका चीज़ों का शरीर पर असर होता है। आपने गर्मी में क्या खाना है, सर्दी में क्या खाना है, वर्षा में क्या खाना है। पुराने समय में वर्षा में तली हुई चीज़ें खाई जाती थी, गुलगुले बनाते थे, पकोड़े बनाते थे, पूड़े बनाते थे। क्यों? क्योंकि वर्षा के दिनों में फफूंद लगता है खाने में। अगर तल के चीज खाएंगे तो फफूंद नहीं लगेगा। बरसात के दिनों में पेचिस बहुत ज्यादा क्यों होता लोगों को? अब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं तो वही पुरानी सुनी सुनाई बातें बता रहा हूं
वो उस समय की परंपराएं बन गई थी। ये नवरात्रे शुरू हुए अप्रैल में, इसलिए शुरू हुए कि नया अनाज जो गेहूं आता है उस नए अनाज को ठीक से पहले धोना, सुखाना, फिर उसको, क्योंकि नया अनाज का जो खाना होता है वो एकदम पेट को सूटेबल नहीं होता है। शरीर हमारा ठीक रहे, 9 दिन का व्रत ये रखने का अभ्यास उस समय था। ये सारी आयुर्वेदिक पद्धतियां, जड़ी बूटियां, उसका उपयोग, हल्दी का उपयोग क्या करना है, काली मिर्च का उपयोग क्या करना है, काले नमक का उपयोग क्या करना है, अब ये विधि भूल गए हैं सर। तो ऐसे डाइटिशियंस को इस प्रकार की सारी चीजों का बता करके, और वो गांव गांव में योग भी कराएं। सुबह 3 घंटे 4 घंटे योग करा सकते, बाद में 3 घंटे 4 घंटे वहां बैठ करके गांव के लोगों को जो पूछने के लिए आएगा सामान्यतः उनको बताना, इकट्ठे करना, उनको समझाना कि खाने पीने में ये चीज का उपयोग करो, ये नहीं करो। आज हमारा खाना पीना दूषित, कुछ तो अनाज दूषित, कुछ खाने पीने का प्रकार वो बेढंगा, और फिर कुछ जगह आते जो लग गई उल्टा सीधा पीना, उल्टा सीधा खाना। आप समझ गए होंगे, उससे शरीर बिगड़ते हैं, मन, बुद्धि, मस्तिष्क सब बिगड़ता है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखने के लिए हमको इसी विज्ञान के माध्यम से प्रयत्न करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोग स्वस्थ रहें। एक ने मुझे कहा कि आपका बजट बहुत बढ़ जाएगा, इस आयुर्वेद को आप आगे बढ़ाएंगे, आप वेलनेस सेंटर खोलेंगे, आप आयुष्मान के ये आप आयुर्वेद के तरीके से चलेंगे, योग के तरीके से, बजट तो बहुत बढ़ जाएगा। मैंने कहा हाँ बढ़ेगा, लेकिन मेरा बजट कम भी हो जाएगा। कम कहाँ होगा? लोग यदि बीमार नहीं होंगे तो मुझे अस्पताल में, मुझे मेडिकल साइड में उधर खर्च कम करना पड़ेगा। अगर ये स्वस्थ रहते हैं तो व्यक्ति के जीवन के जो कई साल खराब हो जाता है बीमारी कारण से, उसका शरीर जब अस्वस्थ होता है, उसके कितने दिन साल में बचेंगे कि स्वस्थ रह करके काम अच्छा करेगा। तो सामाजिक लाभ जिसकी बात हो रही है, सामाजिक लाभ इस प्रकार से भी गिनना पड़ता है, हर चीज पैसे से नहीं ली जाती। तो हम लोग इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो जो विषय है प्रिवेंटिव हो या क्योरेबल हो, इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी ये जो विधि है, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे एलोपैथी है, चाहे उसके अंदर मेडिकल एजुकेशन है या हेल्थ सेक्टर है, इन सब पर पूरा बराबर ध्यान रखा हुआ है। यानी छोटे बच्चे से लेकर के और वृद्ध आयु तक के व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, इन सब चीज़ों पर बहुत बारीकी से सोचकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज के जो 5 प्रोजेक्ट जिसका यहाँ शिलान्यास किया गया है, ये उसको और आगे बढ़ाएगा। इस अवसर पर हमारे खास करके जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं यहाँ, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात जो और मेरी टिप्पणी में उसको अच्छे ढंग से कहना चाहूँगा कि हमने पानीपत में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया था, तो वर्ष उसमें भले ही 2016 आज 7 वर्ष हो गए हैं, लेकिन 7 वर्ष के बाद आज उसके परिणाम को जो देखने को मिल रहे हैं, बहुत से ऐसे कोर्सेज पढ़ाई के अंदर जिनके अंदर आज मैं देखता हूं कि गर्ल्स हैव आउट नंबर्ड बॉयज। यानी आज 50% से भी ज़्यादा आज लड़कियां, बच्चियां ये उस पढ़ाई में बढ़ गई हैं। और मुझे लगता है कि रोहतक मेडिकल कॉलेज उसका एक उदाहरण है। वहाँ जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां 55% हो गई है, 55%। तो वही आज दृश्य मैं यहाँ देख रहा हूँ। अब या तो जो मेरी बात है वही यहाँ लागू है, या फिर केवल उपस्थिति लड़कियों की ज़्यादा दिख रही है, लड़कों की कम दिख रही है। जो भी हो, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को सौगात दी। करनाल पहुंचकर उनका संबोधन भी अभी आपने सुना। करनाल से करोड़ों रुपए की पूरे प्रदेश को सौगात दी गई। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के दूसरे फेज का शिलान्यास किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल।